हाय स्टूडेंट्स, मैं दिव्या भारद्वाज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म, आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2। आई होप कि जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के डिक्टेटर बने। हमने पढ़ा कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे बहुत सारी चेंजेस हुए, जिसमें कि सबसे पहले मोनार्की को अबॉलिश किया गया। मोनार्की को अबॉलिश करने के बाद वहां पे नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के बाद वहां पे कन्वेक्शन गवर्नमेंट बनी और उसके बाद वहां पर डायरेक्टरी बनी। डायरेक्टरी जो थी वो बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से एक आर्मी डिक्टेटर, एक आर्मी ऑफिसर नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मोनार्क ऑफ फ्रांस। उन्होंने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, डिक्टेटर घोषित कर दिया। और जब उन्होंने खुद को डिक्टेटर बना दिया फ्रांस का, उसके बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुए। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि पॉलिटिकली फ्रांस जो है वो फिर से एक बार पिछड़ गया, क्योंकि फ्रांस में जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जो भी डेमोक्रेसी आई थी, उस सब को एक बार नेपोलियन ने फिर से खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो चेंजेस हुए थे वो खराब ही थे। काफी कुछ अच्छा भी किया नेपोलियन ने, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में था। पहला काम उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन जब पावर में आए 1804 में, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को, फ्रांस के आसपास अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को ब्रुसेल्स में फैलाया, स्विट्जरलैंड में फैलाया और आसपास कई जगहों पर फैलाया। उसके बाद उन्होंने फ्रांस में एक सिविल कोड इंप्लाई किया, जिसको कि सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। क्या था ये सिविल कोड ऑफ 1804? पहली चीज, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो बच्चों, पहले समय में क्या होता था कि किसी भी किंगडम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो राजा कभी भी चाहे उस प्रॉपर्टी को ले सकता है, कभी भी चाहे आपको कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, या किसी और को भी कोई प्रॉपर्टी ली या दी जा सकती थी। यह सिस्टम नेपोलियन ने खत्म कर दिया और इसी को कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने दूसरा चेंज किया इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सब इक्वल हैं। लॉ जो है वो गरीब, अमीर, नोबल, क्लर्जी सबके लिए एक सा था। तो ये चेंजेस काफी अच्छे थे फ्रांस में उस समय। उसके अलावा इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या क्या चेंजेस थे? पहला चेंज, इन्होंने सर्फडॉम को खत्म कर दिया। ठीक है, इन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। नेपोलियन ने मिनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया और उसके अलावा फ्यूडल ड्यूज को भी खत्म कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। फ्यूडल ड्यूज क्या होते हैं? क्या होता था, पहले जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, नोबल्स होते थे, उनके पास सारी लैंड होती थी। उस लैंड पे वो खुद प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो लैंड अपनी रेंट पे दे देते थे। किसको देते थे? पीजेंट्स को। तो वो पीजेंट्स जो हैं उस लैंड पे मेहनत करते थे, काम करते थे, प्रोडक्शन होती थी और उस प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा उनको उस लैंड ओनर को देना होता था इन द फॉर्म ऑफ रेंट। इस सिस्टम को बोलते थे फ्यूडल ड्यूज। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या था? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस था बच्चों, गिल्ड मींस एसोसिएशंस। रेस्ट्रिक्शन आप समझते ही हो, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो पहले
फ्रांस में क्या था कि कोई भी एसोसिएशंस नहीं बना सकता था, लेकिन इस रूल को नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया। सर्फडॉम का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्व करना। तो जो सर्वेंट्स होते थे, इनफैक्ट जो पुअर पीपल होते थे, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। जो रिच लोग होते थे वो अपने यहाँ पर जबरदस्ती उनसे मेहनत मजदूरी के काम कराते थे, इसको बोलते थे सर्फडॉम। नेपोलियन ने इसको भी खत्म कर दिया। मेमोरियल ड्यूज क्या थे? जिन लोगों की लैंड पे पीजेंट्स काम करते थे, उन लोगों के घरों में भी जबरदस्ती उन पीजेंट्स से काम कराया जाता था। इन ड्यूज को मेमोरियल ड्यूज बोलते थे, और ये सारे काम वर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब कुछ खत्म कर दिया नेपोलियन ने। उसके अलावा उन्होंने कुछ और अच्छे काम किए। पहले बच्चों क्या था कि अलग अलग किंगडम्स में, मैंने आपको पहले पार्ट में भी पढ़ाया था कि अलग अलग किंगडम्स में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ वेट और करेंसीज, ये सब अलग अलग होती थी। जो लोग बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अपना ट्रेड करने में। नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने करेंसी जो है, जो बहुत सारी करेंसी हुआ करती थी, उन सब करेंसीज को खत्म करके एक करेंसी कर दी। और इसके अलावा उन्होंने वेट्स और मेजरमेंट के सिस्टम्स को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो बच्चों, नेपोलियन ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही नेपोलियन ने खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थे। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने आसपास के एरियाज को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। नेपोलियन आर्मीज जाती थी बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, मिलान, वर्साओ, आसपास का जितना भी एरिया था, वो सब आर्मीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ बच्चों? स्टार्टिंग में ये सब फ्रेंच लोगों को और वहां की पॉपुलेशन को, जिन जगहों को कॉन्कर किया था, उन जगहों के लोगों को, उन जगहों के रहने वाले पीपल को बहुत ज्यादा ये सब अच्छा लगा, क्योंकि जो चेंजेस नेपोलियन ने फ्रांस में किए थे, वो सारे चेंजेस नेपोलियन ने वहां भी अप्लाई कर दिए थे, जिन जगहों को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है। जैसे कि मिलान, जैसे कि वर्साओ, जैसे कि हॉलैंड, ये सारी जगहें ऐसी थी जिनको अपने कंट्रोल में फ्रांस ने ले लिया था। जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो बिग बिजनेसमैन थे, उन सबको इनिशियली ये बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वेट्स और मेजरमेंट के यूनिट सेम हो गए थे। जो बहुत सारी करेंसीज का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया था। तो लोगों की लाइफ काफी इजी हो गई थी। सर्फडॉम खत्म हो गया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए थे। लेकिन इतना कुछ काफी नहीं था। लोगों को समझ में आने लगा था कि पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एवरीथिंग इज डिफरेंट। इटली, जर्मनी आज जैसे हमें दिखते हैं, यूरोप के जाने माने कंट्रीज हैं, एक समय में ये ऐसे नहीं थे। यहाँ पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग राजा रानी रूल करते थे। ठीक है। जिसमें कि अलग अलग लैंग्वेजेस वाले, उन किंगडम्स में सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं रहते थे, सेम एथनिक आइडेंटिटी वाले लोग नहीं रहते थे। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी वाले लोग रहते थे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी का एरिया था। ये एक पैचवर्क था। एल्पाइन रीजन, द टायरोल, सुडेंटलैंड, बोहेमिया, ये सारे एरियाज इसके अंडर में आते थे। यहां की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो केवल जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। यहां पे बच्चों इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे, जैसे कि लोम्बार्डे और वेनिशिया जो एरिया थे, वहां पे लोग इटालियन बोलते थे। हंगरी का जो एरिया था, वहां पे आधे से ज्यादा लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी के आधे लोग अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है। गैलिशिया जो रीजन था, वहां के लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। इतना ही नहीं, वहां के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग एथनिक कल्चर वाले लोग रहते थे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल था कि सारे के सारे लोग जो कि अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं,
अलग एथनिक आइडेंटिटी है, क्या वो सारे लोग एक साथ मिलकर रह सकते थे? क्या ये पॉसिबल था? नहीं था, बहुत मुश्किल था। अब हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी की। यूरोप में उस समय में एरिस्टोक्रेसी कैसी थी, क्या उनका लाइफस्टाइल था, हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप था। कम ही लोग होते हैं ना जो बहुत रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच होते हैं। उसके अलावा जो मेजर पॉपुलेशन थी यूरोप की, वो उस समय पीजेंट्स की थी। ठीक है, अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इनका लाइफ को जो जीने का तरीका था वो सबका सेम था। मतलब कि बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे, क्योंकि दे हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा ये जो इनके घर थे वो कंट्री साइड में भी थे, मतलब कि गांव में भी थे, टाउन्स में भी इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े घर बनाए हुए थे। अक्सर आपस में ही अपने बच्चों की शादियां कर देते थे और इस तरीके से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता था। और ये लोग बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, जो कि उस समय में एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज मानी जाती थी। ठीक है, अब हमें पता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। 18th सेंचुरी का लगभग 1850s से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। फ्रांस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। तो इस पूरे ड्यूरेशन में यूरोप में कुछ नई वर्किंग पॉपुलेशंस आई। पहले ज्यादातर लोग कौन होते थे? या तो पीजेंट्स होते थे, या तो आर्टिस्ट होते थे, और या तो फिर रिच होते थे, लैंड ओनर्स होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ही वर्किंग पॉपुलेशन आई, वर्कर्स आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे। उसके अलावा कुछ मिडिल क्लास लोग भी आए, कुछ लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस अपने स्टार्ट कर दिए, कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन भी बन गए जिन्होंने ओवरसीज अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओवरसीज ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप एक देश से दूसरे देश में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारी अलग अलग वर्किंग पॉपुलेशन बन गई और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन थे? जिन्होंने अपना फॉर्च्यून बनाया था ट्रेडिंग से, ओवरसीज ट्रेडिंग करके, और दे वर मोर enthusiastic about the formation of nation states। सबसे ज्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में। दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट 2 of rise of nationalism in Europe. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you बच्चों, keep rocking. Bye bye.